लू शेंग टूटे हुए अखाड़े के बीचों बीच अकेला खड़ा था, हाथ जेबों में डाले हुए, मानो एक हल्की सी चमक उसे घेरे हुए थी। पूरा स्टेडियम शोरगुल से भर गया था। भीड़ जो कुछ ही पल पहले एक खूनी लड़ाई के लिए आतुर थी, अब पूरी तरह से सदमे और अविश्वास में चीख रही थी, सवाल कर रही थी कि अभी क्या हुआ था, और उसके पैरों को एक ही झटके में मंच से साफ कर देने को पूरी तरह से अपमानजनक कह रही थी। अपने निजी दर्शक दीर्घा में अक्लेजिया और सेबेस्टियन दोनों ही समान रूप से स्तब्ध थे। सेबेस्टियन का जबड़ा खुला हुआ था, जबकि अक्लेजिया की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके गालों पर लाली छा गई और उसने कहा कि यही एक अमर व्यक्ति की असली शक्ति है। वह विस्मय से भरी आवाज में बोलती रही और घोषणा की कि वह एक राजा की मुद्रा में है, जो उसके अमर वंश का एक आदर्श प्रतिनिधित्व है। स्टैंड में अपनी जगह से लीन लू शेंग की अकेली आकृति को घूर रहा था। एक पल के बाद वह पूरी तरह से अवाक रह गया और उसके चेहरे पर एक गहरी, राहत भरी मुस्कान फैल गई। वह हंसा, उसे एहसास हुआ कि उसकी पिछली चिंताएं कितनी बेतुकी थीं। अब उसे समझ आ गया था कि यही अमरता की असली अप्रतिम शक्ति है। अनगिनत विशेषज्ञ उत्साह से भर गए। लू शेंग का प्रभुत्व, शक्ति और उसके द्वारा प्रेरित आतंक उनके मन में अमर वंश की जो छवि थी, उससे बिल्कुल मेल खाता था। अपने परिवार के देखने के कमरे में चिंगी बेकाबू खुशी से झूम उठी, पंखा हिलाते हुए और अपने भाई पर चिल्लाते हुए उसे बता रही थी कि वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत और शांत है। उसके माता पिता गर्व से आंखों में आंसू लिए देख रहे थे। उसकी माँ इस बात पर अचंभित थी कि उनका बेटा कितना असाधारण और अनोखा बन गया है, जबकि उसके पिता एक चमकदार मुस्कान के साथ बस दोहराते रहे, जाओ बेटा। उनके ग्रह के योद्धा संत भी इस प्रदर्शन को देखकर अवाक रह गए। लिन जेंगयू ने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए और मन ही मन सोचने लगी कि तारों भरे आकाश की तरह विशाल मंच पर भी मास्टर लू अभी भी एक चमकदार और दीप्तिमान प्रकाश से चमक रहे हैं। उसके बगल में खड़ी स्नोई ने बस लू शेंग को शुद्ध प्रशंसा और स्नेह भरी नजरों से देखा और मन ही मन फुसफुसाते हुए बोली कि उसने कितना अच्छा किया है। लू शेंग एक सर्वोच्च व्यक्ति की तरह खड़ा था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने नियमों को तोड़ा और सामान्य ज्ञान को चकनाचूर कर दिया। लाखों वर्षों में अपनी तरह का एकमात्र। अखाड़े के किनारे पर उसके पराजित प्रतिद्वंदी धीरे धीरे खुद को संभालने लगे। एक योद्धा बड़ी मुश्किल से घुरघुराहट करता हुआ अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था और वह दांत पीस रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ था। अविश्वास में सोच रहा था कि वह आक्रमण करने का मौका मिले बिना ही कैसे हार गए थे। एक और योद्धा ने शर्म से सिर झुका लिया और इस बात को कोसने लगा कि एक लेवल 10 के योद्धा ने उन्हें इतनी बुरी तरह हराया था कि वह उसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते थे। पूरी तरह से पराजित एक एक करके उन्होंने हार मानकर अपने हाथ ऊपर उठा दिए और उनकी आवाजें अब शांत अखाड़े में गूंज उठी जब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। अपनी आवाज वापस पाकर उद्घोषक नई ऊर्जा से भर गया। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और चिल्लाया कि युद्ध शुरू होते ही समाप्त हो गया है और घोषणा की कि यही अमर स्तर की प्रामाणिक प्रबल शक्ति है। एक अंतिम नाटकीय चमक के साथ एक होलोग्राफिक चिन्ह प्रकट हुआ जिसमें घोषणा की गई कि लू शेंग प्रथम विजेता है। उद्घोषक ने गरज कर पूछा कि उसके खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है और भीड़ से अगले युद्ध का बेसब्री से इंतजार करने को कहा। इसी बीच एक और युद्ध भूमि में एक बिल्कुल अलग दृश्य सामने आ रहा था। पूरा अखाड़ा और उसमें मौजूद सभी प्रतियोगी मोटी दांतेदार बर्फ में पूरी तरह से जम गए थे। जमी हुई तबाही के ऊपर 6 पंख वाली एक शक्तिशाली टोपीदार आकृति तैर रही थी। उसने शुद्ध बर्फ और क्रिस्टल से बने एक विशाल अलौकिक ड्रैगन को बुलाया जो उसके ऊपर तारों भरे आकाश में कुंडलित था। शक्ति के अंतिम उभार के साथ उसने बर्फ का एक जबरदस्त विस्फोट किया जिसने पूरे युद्ध भूमि को पल भर में जमा दिया। उसी अखाड़े से एक और उद्घोषक ने परिणाम की घोषणा करते हुए चिल्लाया कि हिल स्टार्क सेक्टर की मोनरो ने भी जीत हासिल कर ली है और एक ही तकनीक से मैदान पर कब्जा कर लिया है, ठीक वैसे ही जैसे प्रतियोगी लू शेंग ने कुछ क्षण पहले किया था। पंखों वाली आकृति मोनरो चुपचाप मंडरा रही थी। उसका चेहरा आंशिक रूप से छिपा हुआ था, लेकिन उसकी पेती नीली आंखें दिखाई दे रही थीं, जो ठंडी शक्ति से चमक रही थीं। उसके होठों पर एक मुस्कान खेल रही थी क्योंकि वह उत्सुकता से सोच रहा था कि वह लू शेंग का सामना करने के लिए पहले से ही अधीरता से मर रहा था।
प्रतियोगिता के एक और मैच में पूर्ण कवच में लिपटी हुई एक योद्धा आग के लपटों में लिपटी हुई दृढ़ता के साथ अपनी तलवार लहरा रही थी। एक शक्तिशाली युद्ध घोष के साथ उसने आग की एक विशाल बौछार छोड़ी, यह घोषणा करते हुए कि आज वह अपनी ख्याति बनाने के लिए अमरता की शक्ति का परीक्षण करेगी। लू शेंग ने कदम दर कदम मुकाबला जारी रखा, दूसरे और तीसरे राउंड में बेहद आसानी से आगे बढ़ते हुए। कोई भी प्रतिद्वंदी उसके प्रहारों का सामना नहीं कर सका और उसने अपने मुकाबलों को ऐसे जीता जैसे वह लहर की हल्की हवा के अलावा कुछ नहीं थे। हालांकि अखाड़े में अपने दबदबे के बावजूद एक व्यक्ति ऐसा था जिससे निपटने का तरीका लू शेंग को नहीं पता था। वह व्यक्ति टूर्नामेंट का उद्घोषक था। उद्घोषक मानो उसे अपनी निगाहों में लिए हुए था। हर बार जब लू शेंग अखाड़े में प्रवेश करता तो सभी कैमरे उस पर केंद्रित हो जाते और उद्घोषक एड्रेनलिन के नशे में चिल्लाता। जब उद्घोषक लू शेंग की एक और जीत का जश्न मना रहा था और उसे मुस्कुराने के लिए कह रहा था, तो हास्यपूर्ण ढंग से चिढ़ा हुआ नाराज लू शेंग मन ही मन सोच रहा था कि वो बस उसे मुक्का मारकर बात खत्म कर देना चाहता है। स्टैंड से लैन ने लू शेंग को अखाड़े में अकेले और उद्घोषक को ऊपर तैरते हुए देखा। संतुष्ट मुस्कान के साथ लैन ने टिप्पणी की कि लू शेंग ने तीनों सेमीफाइनल राउंड पूरी आसानी से पार कर लिए थे। उसने टूर्नामेंट की स्थिति पर विचार किया। लगभग 40 प्रतियोगी बचे थे, सभी लेवल 11 या उससे ऊपर के योद्धा थे। निम्न स्तर का होने के बावजूद लू शेंग ने अपने सभी विरोधियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे उनका अस्तित्व ही ना हो। लैन ने निष्कर्ष निकाला कि अमरता की शक्ति उसकी कल्पना से भी अधिक भयानक थी। दूसरी तरफ सेबेस्टियन और एक्लेसिया भी देख रहे थे। एक्लेसिया ने कहा कि लू शेंग ने पहले ही सबका सम्मान अर्जित कर लिया है। किसी ने भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की और चैंपियनशिप जीतने की उसकी संभावना अब मोनरो से भी ज्यादा हो गई थी, जो पहले सबसे ज्यादा पसंदीदा था। सेबेस्टियन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सोच विचार करके कहा कि अब आमने सामने के मुकाबले होंगे, जहां प्रतियोगियों का सामना हर स्टार सेक्टर के सबसे मजबूत प्राणियों से होगा। तभी एक आधिकारिक घोषणा में सभी प्रतियोगियों को अपने पहचान पत्र देखने का निर्देश दिया गया, जहां उनके अगले प्रतिद्वंद्वी का नाम सामने आएगा। लू शेंग ने अपना कार्ड निकाला और उत्सुकता से उसे देखा। जब कार्ड पर उसके अगले प्रतिद्वंद्वी का चेहरा दिखाई दिया तो उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। वो बिंग लॉन्ग था। टूर्नामेंट के उद्घोषक ने अपनी सामान्य ऊर्जा के साथ उत्साहपूर्वक अगले मैच की घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि सेमीफाइनल के चौथे दौर की पहली लड़ाई यामैक्सिंग उप बृहस्पति क्षेत्र की एक दिलचस्प आंतरिक प्रतिभा प्रतियोगिता होगी। लू शेंग बनाम बिंग लॉन्ग। ये सुनते ही भीड़ उत्साह से गर्जना से भर गई। अखाड़े में दोनों योद्धा आमने सामने थे। लू शेंग अपने हाथों को जेबों में डाले पूरी तरह से निश्चिंत खड़ा था, जबकि बिंग लॉन्ग अपनी तलवार की मूंछ पर हाथ रखे उसे घूर रही थी। आत्मविश्वास भरे भाव से उसने उससे कहा कि इस बार उसके पास भागने का कोई बहाना नहीं है। लू शेंग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। उससे पूछा कि क्या वो ऐसा दिखावा करते करते थक नहीं जाता। हैरान होकर बिंग लॉन्ग ने उससे तेजी से पूछा कि वो क्या कह रहा है। फिर उसने समझाया कि उसका क्या मतलब था, कि हालांकि वो अंदर से साफ तौर पर डरी हुई थी, फिर भी वो दिखावा कर रही थी कि वो उससे लड़ना चाहती है। उसने पूछा कि क्या उसके लिए इस तरह खुद को धोखा देना वाकई ठीक है। उसके शब्दों ने उसे चौंका दिया, जिससे वो एक पल के लिए घबरा गई। हालांकि उसने जल्दी से अपनी घबराहट को एक बनावटी हंसी से छिपाने की कोशिश की और उसके आरोप को सिरे से नकार दिया और अविश्वास से पूछा कि क्या वो सचमुच सोचता है कि वो उससे डरती है। उसकी अभिव्यक्ति एक जंगली, लगभग उन्मत्त मुस्कान में बदल गई। उसने दावा किया कि वो उससे नहीं डरती, बल्कि उसे इस बात की चिंता थी कि वो उसकी कुछ शरारतों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और अपने माता पिता और परिवार के सामने शर्मिंदा हो जाएगा। लू शेंग ने बिंग लॉन्ग को पूरी तटस्थता से देखा, मानो वो किसी भयानक हरकत वाले जोकर को देख रहा हो। वो सचमुच डरी हुई थी या नहीं, ये शायद केवल बिंग लॉन्ग ही अपने दिल में जानता था। उसकी बातों से क्रोधित होकर बिंग लॉन्ग लू शेंग पर चिल्लाई। उसने इनकार किया कि वो कभी उससे डरती थी और दावा किया कि वो इस लड़ाई का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। अंतिम युद्ध घोष के साथ वो एक शक्तिशाली नीली आभा में लिपटी हुई उस पर टूट पड़ी। उसने अपनी अंतिम तकनीक मायावी तलवारों का नृत्य का प्रयोग किया और दर्जनों चमकती नीली ऊर्जा तलवारों को बुलाया, जो उसके चारों ओर घूमती रहीं और फिर लू शेंग की ओर एक विशाल आक्रमण में झपटी।
हालांकि लूशेंग शांत उदासीन मुस्कान के साथ आने वाले आक्रमण को बस देखता रहा। उसके चारों ओर एक हल्की सुनहरी आभा चमकने लगी। जैसे ही तलवारें उसके पास पहुंची वो असंभव गति से आगे बढ़ा। उसकी सुनहरी ऊर्जा भड़क उठी और उसने सहजता से अपने पास आने वाली प्रत्येक ब्लेड का प्रतिकार किया और उसे चकनाचूर कर दिया। 2 उंगलियों के एक झटके से उसने मुख्य ऊर्जा तलवार को तोड़ दिया, जिससे उसका हमला पूरी तरह बेअसर हो गया। बिंगलोंग केवल सदमे और अविश्वास से देख रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। अगले ही पल वो लूशेंग के ठीक सामने प्रकट हो गया। उसकी मुट्ठी सघन अग्नि ऊर्जा से चटक रही थी। उसने उससे पूछा कि क्या अब उसे बात समझ आ गई है, जब उसने उसके चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर अपनी मुट्ठी में इकट्ठी हुई जबरदस्त ताकत को देखा। बिंगलोंग के चेहरे पर एकदम डर छा गया। मुक्का लगने से पहले ही वो चीख पड़ी और बोई कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। लूशेंग ने तुरंत अपना वार रोक दिया। उसकी जबरदस्त ताकत अब भी उनके आसपास की हवा में दिखाई दे रही थी। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। उसके पास झुककर उसने उसे कुछ सलाह दी और कहा कि अगली बार जब उसे ऐसा जोर सहना पड़े तो उसे अपनी मांसपेशियों और हृदय गति पर नियंत्रण रखना चाहिए। फिर उसने धीरे से दूसरा हाथ भी उनके कंधे पर रखा और अगली बार के लिए कहा कि ये कोशिश फिर से बहुत बढ़िया थी। उसने आगे कहा कि जिस समय उसने उसके परिवार को भोजन पर आमंत्रित किया था, अब वो उसका बदला चुका रहा है, जिससे वो पूरी तरह से घबरा गई और उसकी बातों से वो भ्रमित हो गई। ये भारी अनुभव उसके लिए असहनीय था और वो कांपती हुई और पूरी तरह से पराजित होकर घुटनों के बल गिर पड़ी। लूशेंग मुड़ा और शांत भाव से चला गया। पराजित बिंगलोंग को उसके पीछे जमीन पर घुटनों के बल बैठा छोड़ गया, जबकि वो विस्मय और अविश्वास में उसका नाम बुदबुदा रही थी। ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।